Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we are going to see chapter number 7 revision of class 7th new NCERT of curiosity. तो chapter 7 और 8 का हम summary देखेंगे, revise करेंगे chapter को और exam based question practice करेंगे. Already हम chapter number 5 और 6 देख चुके हैं. Okay, so let us just start with summary of class chapter number 7. Okay, so इसके notes देख लेते हैं. जो जो चीजें हमने चैप्टर में पढ़ी थी उसको समराइज कर लेते हैं. सबसे पहले इंट्रोडक्शन. पेमा एंड पाल्देन डिस्कस व्हाई सम प्लेसेस आर हॉट लाइक केरला एंड सम कोल्ड लाइक सिक्किम. कोई जगह हॉट क्यों है, गर्म क्यों है, कोई ठंडा प्रदेश क्यों है, वो बच्चों ने डिस्कस किया. उनके ग्रैंडफादर ने एक्सप्लेन किया कि इक्वेटर से जो दूरी होती है या समुद्री जो कोस्ट लाइन है उससे जो दूरी होती है और सन का जो हीट है कहाँ पर कैसे आ रहा है उससे टेम्परेचर इफेक्ट होता है किसी भी रीजन का. मेटल्स यूज होते हैं यूटेंसिल्स के लिए क्योंकि ये गुड कंडक्टर होते हैं हीट के. देन हमने क्या पढ़ा था, कंडक्शन ऑफ हीट. सो इसका डेफिनेशन क्या है कंडक्शन ऑफ हीट? ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट ऑफ एन ऑब्जेक्ट टू कोल्डर पार्ट विदाउट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स. कंडक्शन, देखो हीट ट्रांसफर हम पढ़ रहे हैं है ना. सो हीट ट्रांसफर में 3 तरीके के ट्रांसफर्स हमने पढ़े थे. सो पहला हमने क्या देखा था, कंडक्शन. ये यहाँ पर दिया हुआ है. कंडक्शन जब हॉटर पार्ट किसी भी सामान का जो हॉट वाला एरिया है उस एरिया से कोल्डर पार्ट में जब हीट ट्रांसफर होता है तो कंडक्शन के थ्रू होता है. इसमें पार्टिकल्स मूव नहीं होते हैं. एक्टिविटी देखी थी हमने कि हीटिंग अ मेटल स्ट्रिप विद पिन्स अटैच्ड. पिन जो है वो फॉल होगी 1 by 1 बिकॉज वैक्स मेल्ट्स एज हीट ट्रेवल. गुड कंडक्टर्स लाइक कॉपर, स्टील, एल्यूमिनियम जो मेटल होते हैं उन्हें हम गुड कंडक्टर कहते हैं. पुअर कंडक्टर ऑफ हीट को हम इंसुलेटर्स कहते हैं जैसे वुड, ग्लास, क्ले और एयर. एप्लीकेशन क्या है, मेटल यूटेंसिल्स खाना बनाने के लिए जो हम यूज करते हैं और पोर्सिलिन कप्स जो होते हैं टी कॉफी के लिए, जैसे चीनी मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उनमें हम इसका हीट ट्रांसफर का कंडक्शन के थ्रू यूज देख सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था रोल ऑफ एयर एंड इंसुलेशन. सो वुलन क्लॉथ्स जो हम पहनते हैं, गर्म कपड़े, इससे हमारी बॉडी गर्म क्यों रहती है ठंड के समय में? क्योंकि जो एयर है वो इसके अंदर पोर्स में ट्रैप हो जाती है. सिंस एयर इज पुअर कंडक्टर, इस वजह से हमारी बॉडी से जो हीट लॉस है वो कम हो जाता है. ठीक है. 2 thin blankets are warmer than 1 thick blanket because air trapped between them acts as insulation. आप देखते होंगे कंबल हम ओढ़ते हैं उसके ऊपर मम्मी एक खोल लगा देती है, कवर लगा देती है, या फिर 2 ब्लैंकेट को आप एक साथ ओढ़ रहे हैं तो आपको ठंड कम लगती है. ये इसलिए होता है क्योंकि दोनों लेयर्स के बीच में एयर जो है ट्रैप हो जाती है, उससे हीट लॉस प्रिवेंट होता है. देन इन वेरी कोल्ड प्लेसेस, जो बहुत ठंडी जगह जैसे हिमालयाज हो गए, यहाँ पर घर जो बनाए जाते हैं लकड़ी से बनाए जाते हैं और मड जो मिट्टी की दीवारें बनाई जाती ताकि हीट लॉस कम हो. हॉलो ब्रिक्स का एग्जाम्पल मैंने दिखाया था, गर्म और ठंडी जगहों पर बनाई जाती हैं ताकि समर में कूल फील हो और ठंड में गर्मी का एहसास हो क्योंकि एयर इन हॉल्स में, इन हॉलोज ब्रिक्स में ट्रैप हो जाती है. देन नेक्स्ट हमने देखा कन्वेक्शन. पहला हो गया कंडक्शन, फिर हमने कन्वेक्शन देखा. डेफिनेशन इसकी होगी हीट ट्रांसफर बाय एक्चुअल मूवमेंट ऑफ लिक्विड और गैस पार्टिकल्स. लिक्विड पार्टिकल्स और गैस पार्टिकल्स जब खुद मूव होते हैं और हीट ट्रांसफर करते हैं तो उसे हम कन्वेक्शन कहते हैं. एक्टिविटी हमने कप से देखी थी. हॉट एयर राइजेस व्हेन हीटेड बाय अ कैंडल मेकिंग कप राइज. एग्जांपल है स्मोक, धुआं जो होता है. हॉट एयर बलून्स इंसेंस स्टिक स्मोक एंड हीटेड वाटर. धुआं हो गया या जो गर्म एयर होती है बलून्स के अंदर वो बलून भी ऊपर की तरफ जाते हैं, स्मोक भी ऊपर की तरफ जाते हैं. और जो अगरबत्ती का हमने देखा था कि उसको भी जब हम जलाते हैं तो धुआं ऊपर जाता है, या पानी जब गर्म करते हैं तो उसमें से भी भाप जो है ऊपर की तरफ जाता है. कन्वेक्शन जो लिक्विड में हमने देखा था, हॉट वाटर जो है वो राइज होता है, कूल वाटर जो है वो नीचे की तरफ आता है, इससे कन्वेक्शन करंट बनते हैं. हमने देखा था पानी जब बॉईल होता है तो नीचे से ऐसे पार्टिकल्स मूव होते हैं और इस तरीके का हमने सर्कल देखा था है ना. ऐसे जैसे गर्म पानी ऊपर गया फिर ऐसे नीचे, इधर से भी ऐसे है ना, और ये एक तरीके का साइकिल कंटिन्यू होता है. लैंड एंड सी ब्रीज हमने देखे थे. सो डे टाइम में लैंड हीट फास्टर, इधर अगर लैंड है और इधर सी है, ठीक है. सो दिन के समय में क्योंकि धूप ज्यादा होगी टेम्परेचर लैंड एरिया का ज्यादा होता है तो हवा यहाँ की गर्म है, गर्म हवा ऊपर की तरफ उठती है. अब ऊपर ठंडा होकर और ये हवा फिर नीचे की तरफ आती है. यहाँ सी का, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ठंडा है टेम्परेचर एज कम्पेयर टू लैंड, फिर यहाँ से हवा इस तरफ बहती है इसलिए सी मूव्स, इसे सी ब्रीज कहते हैं. कूल एयर फ्रॉम सी मूव्स, इसीलिए सी ब्रीज कहते हैं. नाइट के समय में ये अपोजिट हो जाता है. लैंड कूल फास्टर, वार्म एयर अबव राइजेस, कूल एयर फ्रॉम लैंड मूव्स इन, इसीलिए लैंड ब्रीज कहते हैं. जो हवा जिधर से चल तो उसे हम वही नाम देते हैं. आप ये वाला ना कॉन्सेप्ट चैप्टर का जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है सेकंड पार्ट में प्लीज जाकर देखिए,
बहुत अच्छे से समझाया है। नाउ नेक्स्ट देखते हैं रेडिएशन क्या होता है। सो रेडिएशन में कोई भी हमें मीडियम नहीं चाहिए, जैसे सन की हीट हम तक आ रही है, बीच में कोई मीडियम नहीं है। सो ट्रांसफर ऑफ हीट विदाउट एनी मीडियम डायरेक्टली इन फॉर्म्स ऑफ रेज, जब किरणों के माध्यम से कोई चीज ट्रांसफर हो रही है तो उसे हम रेडिएशन कहते हैं। एग्जाम्पल सन्स हीट रीचिंग अर्थ, फीलिंग वार्मथ नियर फायर, आग के पास हम खड़े होते हैं तो हमारे बीच में कोई मीडियम थोड़ी है, फिर भी हमें गर्मी का एहसास होता है। यूटेंसिल कूलिंग बाय रेडिएटिंग हीट। नाउ क्लॉथिंग, लाइट कलर जो है रिफ्लेक्ट करते हैं हीट को, इसीलिए समर के समय हम वो पहनते हैं, हमें कंफर्टेबल फील होता है। डार्क कलर्स जो है वो हीट को एब्जॉर्ब करते हैं, इसीलिए ठंड के समय में वो हमें गर्म रखते हैं। देन नेक्स्ट हमने देखा था कंबाइंड हीट ट्रांसफर, सारी चीजें कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन कभी कभी साथ में होती हैं। जैसे हीटिंग वाटर इन अ पैन, कंडक्शन क्या हुआ, हीट पास फ्रॉम फ्लेम टू यूटेंसिल्स, आग से होता हुआ बर्तन है वहां तक हीट पास हुई, फिर उसमें पानी गर्म हो रहा है और पानी के जो पार्टिकल्स है वो मूव होते होते सबको, सारे पूरे पानी को गर्म कर रहे हैं, और रेडिएशन उसकी जो वार्मथ है अगर आप पास में खड़े रहोगे तो आपको भी फील होगी। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज वाटर साइकिल। वाटर साइकिल हमने देखा था हीट फ्रॉम द सन, सन से जो गर्मी आती है वो पानी जो है ओशन में, लेक्स, रिवर्स में, उसे इवेपोरेशन के थ्रू भाप बना देते हैं। ठीक है। और प्लांट से भी ट्रांसपिरेशन होता है। वाटर वेपर ऊपर जाकर कंडेंस होते हैं, ठंडे होते हैं और क्लाउड्स फॉर्म करते हैं। क्लाउड से फिर बारिश होती है, किसी भी फॉर्म में हो सकती है, रेन, स्नो, हेल, जिसे हम प्रेसिपिटेशन कहते हैं। फिर ये जो बारिश के फॉर्म में पानी नीचे आया है ग्राउंड में अंडर चला जाता है, जिसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं, और ग्राउंड वाटर के फॉर्म में एक्वाफर्स में एक जमा हो जाता है। वाटर साइकिल रीडिस्ट्रीब्यूट होता है, रिप्लेनिश वाटर कंजर्विंग अर्थ टोटल सप्लाई। इससे पानी जो है ऊपर जा रहा है फिर नीचे आ रहा है, तो एक साइकिल कंटिन्यू होता है जिससे अर्थ का जो टोटल वाटर सप्लाई है वो मेंटेन रहे। सीपेज ऑफ वाटर, हमने देखा बारिश का जो पानी आ रहा है धरती के अंदर सीपता है ना, तो उसे हम कहते हैं, उसका सीपेज होता है, सूखती है धरती, उसे इनफिल्ट्रेशन कहते हैं। हमने एक्सपेरिमेंट देखा था क्ले, सैंड और ग्रेवल कि इट शोज सीपेज इज फास्टेड इन ग्रेवल एंड स्लोएस्ट इन क्ले। वाटर जो अंडरग्राउंड एक्वाफर्स में स्टोर होता है उसे हम अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। अंडरग्राउंड इज एक्सट्रैक्टेड थ्रू वेल्स, बोरवेल्स एंड पंप, कुओं के थ्रू जो बोरवेल होते हैं या पंप्स होते हैं उनसे हम इन पानी को एक्सट्रैक्ट करते हैं। अगर ग्राउंड वाटर का ओवर यूज करते हैं तो वो डिप्लीट हो जाता है, खत्म हो जाता है, इसीलिए रेन वाटर को हार्वेस्ट करना जरूरी है। देन नेक्स्ट हमने देखा था आइस टूपास कि किस तरीके से साइंस और सोसाइटी वाले फैक्ट में देखा था कि लद्दाख में पानी को स्टोर कर लिया जाता है ठंड में बाय स्प्रेइंग इनटू एयर, एयर में उसके स्प्रे कर दिया जाता है और वो फ्रीज होके कोन शेप का इस तरीके का बन जाता है ना, और फिर उसको बाद में समर में जब वो मेल्ट होता है तो पानी प्रोवाइड करता है फार्मिंग वगैरह के लिए। ओके। नाउ नेक्स्ट इज नटशेल में पूरे चैप्टर की अगर समरी देखें तो हीट ट्रांसफर कंडक्शन से सॉलिड में होता है, कन्वेक्शन से लिक्विड और गैसेस में होता है, रेडिएशन के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए। गुड कंडक्टर्स मेटल्स हैं, पुअर कंडक्टर्स एयर, वाटर और ग्लास और क्ले हैं। प्रिंसिपल हीट ट्रांसफर का यूज होता है क्लॉथिंग में, हाउसेज में, डेली लाइफ में। वाटर साइकिल जो है अर्थ का जो बैलेंस है वाटर का वो अर्थ पे मेंटेन करता है। एक्वाफर्स में जो पानी स्टोर होता है उसे ग्राउंड वाटर कहते हैं, इसे हमें कंजर्व करना चाहिए। सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद समरी और नोट्स ऑफ चैप्टर नंबर 7। चलिए अब इसके क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर लेते हैं। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करते हैं। पहला है हीट ट्रांसफर सॉलिड किससे होता है, कन्वेक्शन, रेडिएशन, कंडक्शन या इवेपोरेशन। तो इसका आंसर क्या होगा, कंडक्शन से होता है। फिर पुअर कंडक्टर इनमें से कौन सा है, कॉपर, स्टील, वुड या एल्यूमिनियम। पुअर कंडक्टर बताना है, वुड है। कौन सा प्रोसेस है जिसमें पार्टिकल एक्चुअली मूव्स एंड कैरी हीट, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन या रिफ्लेक्शन। सो कन्वेक्शन में जो पार्टिकल्स है वो खुद मूव होते हैं। मेन सोर्स क्या है हीट और लाइट का अर्थ पे, मून, फायर, सन या स्टार। सन जो है मेन सोर्स है हीट का। फिर विच टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर, डार्क कलर के, लाइट कलर के, वुलन या थिक सिल्क। सो हमें कैसे कपड़े पहने चाहिए समर के दौरान, सो इसका आंसर है लाइट कलर के। देन व्हाई आर यूटेंसिल्स मेड ऑफ मेटल्स, यूटेंसिल्स बर्तन जो होते हैं मेटल्स के क्यों बने होते हैं, क्योंकि इसमें they are light in weight, they are shiny, they are good conductors of heat, they do not break, क्योंकि ये good conductor होते हैं हीट के। ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द मूवमेंट ऑफ कूल एयर फ्रॉम सी टू लैंड। देखो सी से जा रहा है तो इसे क्या कहेंगे, लैंड ब्रीज, सी ब्रीज, रेडिएशन या इवेपोरेशन, सी ब्रीज कहेंगे। देन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट रिक्वायर मीडियम फॉर ट्रांसफर, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन या इवेपोरेशन। रेडिएशन में हमें किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती। गर्म कपड़े, वुलन क्लॉथ्स हमें गर्म रखते हैं, क्यों, दे आर हैवी, दे ट्रैप एयर विच इज पुअर कंडक्टर, दे आर कलरफुल, दे आर थिक, दे ट्रैप एयर, क्योंकि एयर जो है पुअर कंडक्टर है। द प्रोसेस
प्रोसेस ऑफ वाटर सीपिंग इन ग्राउंड इज कॉल्ड इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, इनफिल्टरेशन या प्रेसिपिटेशन। इनफिल्टरेशन, जो पानी छन कर धरती के अंदर जाता है उसे इनफिल्टरेशन कहते हैं। ग्राउंड वाटर कहाँ पर स्टोर होता है? पॉन्ड्स में, रिवर्स में, एक्विफर्स में, क्लाउड्स में। एक्विफर्स में स्टोर होता है। देन नेक्स्ट इज एट नाइट द कूल एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी टू लैंड, माउंटेन टू वैली, इक्वेटर टू पोल्स। रात के समय में कहाँ से हवा बहती है? तो ये हमने देखा था लैंड टू सी, ठीक है। देन नेक्स्ट यहाँ पर देख लेते हैं, द स्मोक फ्रॉम एन इंसेंस स्टिक गोज अप, बिकॉज जो अगरबत्ती का जो धुआं होता है वो ऊपर की तरफ जाता है। क्यों? स्मोक हैवियर है, हॉट एयर राइजेस, विंड ब्लोज इट, या एयर इज स्टिल। हॉट एयर जो गर्म हवा होती है वो ऊपर की तरफ जाती है इसलिए। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिवेंट्स एक्सट्रीम टेम्परेचर इन कोस्टल एरिया? फॉरेस्ट, वाटर बॉडीज, माउंटेन्स एंड डेजर्ट्स। जो वाटर बॉडीज होती है वो टेम्परेचर को वहां पर कोस्टल एरिया में मेंटेन करती है। आइस स्तूपास आर मेड इन केरला, लद्दाख, राजस्थान या गुजरात। कहाँ पर बनते हैं आइस स्तूपास? लद्दाख में बनते हैं। अब फिल इन द ब्लैंक्स देख लेते हैं कुछ। चलिए कि करके देखते हैं। द पिन क्लोजेस्ट टू फ्लेम फॉल्स फर्स्ट बिकॉज डैश रीचेस इट अर्लियर। पिन जो पहला वाला था वो जल्दी फॉल होता है। क्यों? क्योंकि हीट वहां पे जल्दी आता है। क्ले और पोर्सिलिन जो कप्स होते हैं that keep tea or coffee hot longer because they are dash of heat। क्योंकि ये हीट के क्या है? पुअर कंडक्टर, ये हीट को ट्रांसफर नहीं होने देते, इसीलिए चाय और कॉफी को देर तक गर्म रखते हैं। प्रेजेंस ऑफ एयर बिटवीन टू थिन ब्लैंकेट्स कीप्स अस वार्मर देन वन थिक ब्लैंकेट ड्यू टू, किस वजह से? इंसुलेशन की वजह से। देन हाउसेज इन वेरी कोल्ड हिमालयन रीजन आर बिल्ट विथ टू वुडन लेयर्स फिल्ड विद डैश टू प्रिवेंट हीट लॉस। दोनों जो वुडन लेयर्स होती हैं दीवारों की, उस बीच में क्या भर दिया जाता है? काउ डंग एंड मड। When air heated, it expands, become lighter and therefore क्या होता है? Rise up। एयर जब गर्म होती है, हल्की हो जाती है, ऊपर की तरफ उठने लगती है। Then next is the movement of water in a beaker while heating with potassium परमैंगनेट shows कि जो हमने पानी में देखा था कि पोटेशियम परमैंगनेट रखा, उसको गर्म किया तो ऊपर की तरफ जा रहा था। ये ऐसा क्यों होता है? कन्वेक्शन की वजह से, क्योंकि इसमें पार्टिकल्स खुद मूव होते हैं। देन ड्यूरिंग द डे लैंड हीट्स अप फास्टर देन वाटर कॉजिंग डैश ब्रीज। दिन के समय में कौन सी ब्रीज होती है? सी ब्रीज। ये ना आपको याद रखने का बहुत सिंपल तरीका है, जो जगह ठंडी होगी उस तरफ से हवा चलेगी। दिन में कौन सी जगह लैंड ज्यादा ठंड होती है कि सी? तो सी है ना, तो सी से हवा चलेगी, इसलिए सी ब्रीज। देन एट नाइट लैंड कूल्स फास्टर सो लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ डैश ब्रीज। अब रात में लैंड जल्दी ठंडी हो रही है तो कौन सी ब्रीज चलेगी? लैंड ब्रीज, ठीक है। आई होप ये अब याद रहेगा आपको। हॉट यूटेंसिल्स कूल्स डाउन आफ्टर सम टाइम बिकॉज इट डैश हीट टू इट्स सराउंडिंग। हॉट जो गर्म बर्तन होता है वो अगर हम रख दो गैस से उतार कर तो ठंडा हो जाता है, क्योंकि वो रेडिएट करता है अपनी हीट को अपने आसपास। देन अ स्मोक डिटेक्टर इज फिक्स्ड ऑन सीलिंग बिकॉज डैश एयर राइजेस। स्मोक डिटेक्टर जो होता है घरों में आग से प्रोटेक्शन के लिए लगाया जाता है, वो छत पर लगाया जाता है, क्योंकि जो हॉट एयर होती है वो ऊपर की तरफ उठती है। देन नेक्स्ट इज वेट क्लॉथ्स ड्राई फास्टर ऑन सनी डे बिकॉज सन्स हीट मेक डैश क्विकर। क्या होता है? गर्मी के दिनों में जल्दी से कपड़े क्यों सूख जाते हैं? क्योंकि इवेपोरेशन जल्दी होता है। वाटर के 3 स्टेट्स हैं नेचर में, सॉलिड, लिक्विड एंड तीसरा क्या है? गैस, जिसे वाटर वेपर भी कहते हैं। प्रोसेस बाय विच रेन, स्नो और हेल फॉल फ्रॉम क्लाउड इज कॉल्ड, जो बारिश ऊपर से आसमान से नीचे गिरती है उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन। वाटर स्टोर्ड अंडरग्राउंड इन एक्वाफर्स इज कॉल्ड ग्राउंड वाटर। देन इन लद्दाख कोन शेप्ड आइस स्ट्रक्चर्स दैट मेल्ट स्लोली इन समर्स आर कॉल्ड आइस स्तूपास। ठीक है, तो ये हमने देख लिए अपने सारे फिल इन द ब्लैंक्स। अब हम देखेंगे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स। ठीक है, सो ये टोटल 15 क्वेश्चन आंसर्स हैं, 15 के मैं आंसर करूंगी। यहाँ पर पॉज करके आप लिख सकते हैं, कितने किसको मार्क्स आ रहे हैं वो भी बताएंगे। जो ऑब्जेक्टिव्स अभी हमने डिस्कस किए फिल इन द ब्लैंक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स, वो सारे 1-1 मार्क्स के हैं। देखते हैं कितने बच्चों के कितने मार्क्स आते हैं। और ये जो 15 है आप लिखने का ट्राई करिएगा। सभी क्वेश्चन 3-3 मार्क्स के हैं। अपने हिसाब से आंसर मैच करके देखिएगा कितना कौन मैच कर रहा है, और आंसर देके बताइए किसको कितने मार्क्स आ रहे हैं। ओके, चलिए एक एक करके सभी क्वेश्चंस देखेंगे। पहला है कंडक्शन ऑफ हीट क्या होता है, एक एग्जांपल से समझाना है। सो कंडक्शन ऑफ हीट इज ट्रांसफर ऑफ हीट फ्रॉम हॉटर पार्ट टू इट्स कोल्डर पार्ट या ऑब्जेक्ट के कोल्डर पार्ट तक विदाउट एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल। एग्जाम्पल, वन एंड ऑफ अ मेटल स्पून इज डिप्ड इन हॉट टी, द अदर एंड ऑल्सो बिकम्स हॉट। अगर आप चम्मच चाय में रखोगे या गर्म किसी भी चीज में रखोगे, थोड़ी देर बाद देखोगे चम्मच का जो ऊपरी हिस्सा है वो भी गर्म हो जाता है। देन व्हाई आर मेटल्स यूज्ड टू मेक कुकिंग यूटेंसिल्स, बर्तन बनाने के लिए खाने के मेटल्स का यूज क्यों होता है। सो मेटल्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग कुकिंग यूटेंसिल्स बिकॉज दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट। हीट जो है जल्दी से क्विकली स्प्रेड होता है
है पूरे मेटल में, अलाउइंग फूड टू कुक फास्टर। यूटेंसिल्स ऑफन हैव प्लास्टिक और वुडन हैंडल्स, क्योंकि ये पुअर कंडक्टर होते हैं, इसीलिए हैंडल्स जो होते हैं वो वुडन होते हैं या प्लास्टिक के होते हैं। देन तीसरा है व्हाई आर वुलन क्लॉथ्स प्रेफर्ड इन विंटर। जो गर्म कपड़े होते हैं ठंड में क्यों पहने जाते हैं? क्योंकि इसमें एयर ट्रैप हो जाती है, दे ट्रैप अ लॉट ऑफ एयर इनसाइड देयर फाइबर। एयर इज पुअर कंडक्टर ऑफ हीट, इसीलिए हीट लॉस रिड्यूस होता है और हमारी बॉडी जो है आसपास के एरिया से गर्म रहती है। दिस कीप्स अस वार्म इवन इन वेरी कोल्ड weather. Then why are two thin blankets warmer than one thick blanket? दो पतले कंबल एक मोटे कंबल के कंपैरिजन में ज्यादा गर्म क्यों होते हैं? अगेन वही चीजें हैं, क्योंकि इसमें एयर ट्रैप हो जाती है और ये इंसुलेटर की तरह काम करती है, मतलब एयर को जो हीट को है उसे लूज नहीं होने देती है। एयर डज नॉट अलाउ हीट टू पास इजिली, सो बॉडी हीट रिमेन्स इनसाइड। ये प्रिवेंट करते हैं कोल्ड फ्रॉम एंटरिंग एंड गिव्स मोर वार्मथ देन अ सिंगल थिक ब्लैंकेट। Okay, now next is how do people in Himalayas keep their houses warm in winter? So चलिए देखते हैं हिमालय में लोग क्या करते हैं, वो अपने हाउसेस को वार्म कैसे रखते हैं। वो जो दीवारें होती हैं उसको दो लकड़ी के पैनल से बनाते हैं और इसके बीच में गाय का गोबर और कीचड़ वगैरह फिल कर देते हैं। सो ये जो दोनों मटेरियल है, चाहे वो काव डंग हो या मड हो, ये पुअर कंडक्टर है हीट के, इससे हीट जल्दी पास नहीं होती। ये प्रिवेंट करते हैं हीट को कि वो बाहर ना निकले घर से ड्यूरिंग कोल्ड विंटर और अंदर ना आए ड्यूरिंग वार्म समर्स। देन नेक्स्ट इज व्हाई डज स्मोक फ्रॉम एन इंसेंस स्टिक राइज अपवर्ड। जो अगरबत्ती का धुआं होता है वो ऊपर की तरफ ही क्यों जाता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो स्मोक फ्रॉम एन इंसेंस स्टिक राइजेस अपवर्ड बिकॉज हॉट एयर इज लाइटर देन कोल्ड एयर। जो गर्म हवा वो हल्की होती है। व्हेन द इंसेंस स्टिक्स बर्न द एयर अराउंड इट बिकम्स हॉट, expand and moves upward. आसपास की हवा गर्म होने की वजह से वो ऊपर की तरफ जाने लगती है। This rising air carries smoke particles along with it, making the smoke flow upward. Okay? ये सब समझा चुकी हूँ मैं चैप्टर में, यहाँ समझाने से टाइम वेस्ट होगा। How does convection occur in liquid like water? वाटर में कन्वेक्शन कैसे होता है? तो इसका आंसर देख लेते हैं। So, convection in liquid happens when water at the bottom of a container is heated. The heated water expands, becomes lighter and rises upward. Cooler and heavier water at top sinks down. This cycle continues forming convection currents that transfer heat through liquid. पानी गर्म होकर ऐसे ऊपर जाता है, फिर नीचे आता है, क्योंकि ऊपर ठंडा रहता है पानी उससे मिक्स होके, फिर ये ऐसे ऊपर जाता है। इस तरीके से साइकिल कंटिन्यू होता है जब तक कि पूरा पानी जो है वो बर्तन का गर्म ना हो जाए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज व्हाट आर लैंड ब्रीज एंड सी ब्रीज। सो ये अभी मैंने समझाया, फिल इन द ब्लैंक्स में भी देख लेते हैं। सो सी ब्रीज एंड लैंड ब्रीज आर कॉज्ड बाय डिफरेंट हीटिंग रेट ऑफ लैंड एंड वाटर। दिन के समय भूमि जो है जल्दी गर्म होती है एज कम्पेयर टू सी, इसीलिए हवा गर्म होकर राइज होती है और कूलर एयर सी से है वो फ्लो होती है, इसीलिए सी ब्रीज कहते हैं। और नाइट में अपोजिट होता है, लैंड कूल्स फास्टर एंड कूलर एयर मूव्स फ्रॉम लैंड टू सी, जिसे लैंड ब्रीज कहते हैं। ठीक है। देन व्हाई इज इट मोर कंफर्टेबल टू वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ इन समर। गर्मी में हमें लाइट कलर के कपड़े क्यों पहनने चाहिए? सो आंसर देखते हैं। लाइट कलर के जो कपड़े होते हैं ये मोर कंफर्टेबल होते हैं समर में, क्योंकि रिफ्लेक्ट कर देते हैं बहुत सारी हीट जो उसमें आती है, इसीलिए हमारी बॉडी को कूल फील होता है गर्म समय में। ऑन द अदर हैंड डार्क कलर जो कपड़े हैं वो ज्यादा हीट एब्जॉर्ब करते हैं और हमें गर्म फील कराते हैं समर सीजन में, इसीलिए हमें लाइट कलर के कपड़े पहनने चाहिए। व्हाई डज अ हॉट यूटेंसिल्स कूल डाउन आफ्टर सम टाइम। बर्तन जो गर्म होता है अगर हम गैस से नीचे उतार के रख दे तो वो थोड़ी देर में ठंडा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? हॉट यूटेंसिल्स कूल डाउन आफ्टर सम टाइम बिकॉज इट लूजेस हीट टू इट्स सराउंडिंग। उसका जो हीट है वो आसपास के सराउंडिंग में लूज होता है। द यूटेंसिल ट्रांसफर हीट टू नियर बाय एरिया बाय या थ्रू रेडिएशन के थ्रू। यहाँ पे थोड़ा सा मिसप्रिंट है, यहाँ लिख देती हूँ मैं रेडिएशन। ठीक है। इसी वजह से यूटेंसिल्स जो है ग्रेजुअली कूल डाउन हो जाता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ डू लार्ज वाटर बॉडीज अफेक्ट द क्लाइमेट ऑफ नियर बाय एरिया। जो बड़ी वाटर बॉडीज होती हैं जैसे सी हो गया, ओशन हो गया, ये आसपास के एरिया के क्लाइमेट को कैसे इंपैक्ट करती है? सो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं। लार्ज वाटर बॉडीज, लेट मी चेंज द कलर। लार्ज वाटर बॉडीज जो है ये एक्सट्रीम टेम्परेचर से प्रिवेंट करते हैं एरिया को। पानी गर्म होता है फिर कूल डाउन होता है स्लोली कंपेयर टू लैंड, इसीलिए सी ब्रीज और लैंड ब्रीज जो होते हैं वो मॉडरेट करते हैं क्लाइमेट को डे और नाइट टेम्परेचर्स के अकॉर्डिंगली, मेकिंग दैम मोर कंफर्टेबल टू लिव इन। देन वाटर साइकिल क्या होता
होता है? सो हियर वी कैन सी वाटर साइकिल इज कंटिन्यूअस मूवमेंट ऑफ वाटर ऑन अर्थ. वाटर ओशन, रिवर और लेक से इवेपोरेट होता है ड्यू टू सन हीट, फिर कंडेंस होता है, बादल बनते हैं, फिर से रेन के फॉर्म में, प्रेसिपिटेशन के फॉर्म में नीचे आता है, एंड दिस प्रोसेस रीडिस्ट्रीब्यूट वाटर एंड मेंटेन्स अर्थ सप्लाई. फिर इनफिल्ट्रेशन क्या होता है? सो पानी जब छन के धरती के अंदर जाता है, इनफिल्ट्रेशन इज द प्रोसेस बाय विच रेन वाटर सीप्स थ्रू सॉइल एंड रॉक्स इनटू ग्राउंड. रेट ऑफ इनफिल्ट्रेशन डिपेंड करता है कि सॉइल का टाइप कैसा है. फॉर एग्जाम्पल ग्रेवल यानी कंकड़ पत्थर जो होते हैं उसमें पानी जल्दी सीपता है एज कंपेयर टू सैंड एंड क्ले बिकॉज ऑफ पार्टिकल साइज एंड गैप्स. देन व्हाट आर एक्विफर्स? एक्विफर्स क्या होते हैं? जहां पे ग्राउंड वाटर में पानी स्टोर होता है. दे आर अंडरग्राउंड लेयर ऑफ रॉक्स एंड सेडिमेंट्स दैट स्टोर वाटर इन द एम्प्टी स्पेसेस और पोर्स. दे एक्ट एज नेचुरल स्टोरेज टैंक्स ऑफ ग्राउंड वाटर. People extract water from aquifers using wells, borewells and hand pumps for drinking, farming and other daily needs. Then what is ice stupa and why is it important in Ladakh? Ice stupa क्या होते हैं और ये लद्दाख में क्यों important होते हैं? So an ice stupa is a cone shaped ice structure built in Ladakh during winter by spraying water into freezing air. पानी को स्प्रे करके हवा में और एक इस तरीके का स्ट्रक्चर क्रिएट किया जाता है जिसे जब गर्मी का समय आता है तो ये पिघलता है और इसको फार्मिंग और डेली यूज की एक्टिविटी के लिए इस पानी को हम वहां के लोग यूज करते हैं. नाउ लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस देख लेते हैं. सो यहाँ पर 5 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं. ये थोड़े बड़े होंगे इनके आंसर्स. डिपेंड करता है कौन सा आंसर कितने मार्क्स का आ रहा है, उस हिसाब से आप आंसर्स लिखेंगे. तो क्वेश्चन है एक्सप्लेन विद एन एक्टिविटी हाउ कंडक्शन ऑफ हीट टेक्स प्लेस इन सॉलिड. एक्टिविटी से हमें बताना है कि कंडक्शन में हीट जो है वो सॉलिड में कैसे ट्रांसफर होती है. तो चलिए इसका आंसर देखते हैं. सो कंडक्शन is the transfer of heat in solid without the actual movement of particle. एक्टिविटी देखते हैं. एक मेटल स्ट्रिप उसमें फिक्स कर देंगे पिंस को वैक्स के हेल्प से. एक एंड पे हम कैंडल बर्न करेंगे. जो नियरेस्ट पिन होगी वो पहले गिरेगी, उसके बाद फिर अदर एंड पे जो कोल्ड एरिया वहां तक हीट पहुंचेगी और बाकी के पार्टिकल्स गिरेंगे, है ना. पार्टिकल्स ट्रांसफर हीट टू नेबरिंग पार्टिकल्स विदाउट शिफ्टिंग पोजिशन. मेटल्स आर गुड कंडक्टर्स सो दिस प्रोसेस इज क्विक. एग्जाम्पल अ मेटल स्पून इन हॉट टी बिकम्स हॉट बाय कंडक्शन. तो ये हमने देखा था. नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. तो सेकंड है यहाँ पर डिस्क्राइब स्टेप्स बाय स्टेप्स हाउ कन्वेक्शन हेल्प्स इन हीटिंग वाटर इन बीकर. पानी जो गर्म होता है वो स्टेप बाय स्टेप बताना है बीकर में किस प्रोसेस से होता है. तो एक तो हम जानते हैं कन्वेक्शन से होता है, लेकिन क्या प्रोसेस है पूरा आपको एक्टिविटी जैसे लिख के बताना है. सो कन्वेक्शन अकर्स इन लिक्विड एंड गैसेस थ्रू मूवमेंट्स ऑफ पार्टिकल. हीट अ बीकर ऑफ वाटर विद अ कैंडल फ्लेम एट द बॉटम. वाटर एट द बॉटम बिकम हॉट, एक्सपैंड्स एंड राइज अपवर्ड. ऐसे क्वेश्चंस में आप इमेजेस भी बना सकते हो. जैसे ऐसे हीट बना दी, स्टोव बना दिया, देन यहाँ पर आप बीकर बना सकते हैं. पानी इसमें गर्म होते हुए पानी यहाँ पे बना सकते हैं. अब नीचे यहाँ पे गर्म होते हुए दिखा सकते हैं. ये इमेज 1 करके लिख देंगे. फिर 2 बना देंगे कि इसमें जो पार्टिकल्स हैं ऊपर राइज हो रहे हैं, ऐसे एरो दिखा देंगे. फिर ये इधर की तरफ डाउनवर्ड आ रहे हैं. ऐसे 3-4 इमेजेस में बता सकते हैं. कूलर वाटर फ्रॉम टॉप मूव डाउनवर्ड टू टेक इट्स प्लेस. दिस साइकिल ऑफ राइजिंग हॉट वाटर एंड सिंकिंग कूल वाटर कंटिन्यूज. मूवमेंट फ्रॉम कन्वेक्शन करेंट्स इनसाइड द बीकर. ग्रेजुअली द एंटायर वॉल्यूम ऑफ वाटर बिकम हीटेड. दस हीट स्प्रेड इन लिक्विड थ्रू एक्चुअल मूवमेंट ऑफ पार्टिकल. ओके, नाउ थर्ड क्वेश्चन देख लेते हैं. सो हाउ डू लैंड एंड सी ब्रीज अकर. लैंड ब्रीज और सी ब्रीज कैसे होते हैं हमें डे और नाइट के कॉन्सेप्ट्स में ये बताना है. ठीक है, एक्सप्लेन विद हेल्प ऑफ डे एंड नाइट कंडीशन. सो चलिए इसका आंसर देख लेते हैं. सो लैंड एंड वाटर ये हीट होते हैं और कूल होते हैं डिफरेंट रेट से. जैसे दिन के टाइम सी ब्रीज होती है. लैंड heat faster than water. Air above land rises and after becoming warm, cool air from the sea moves to land creating sea breeze. Night में land faster cool होती है. Air from above the sea is warmer and rise. Cool air from the land moves the sea creating a breeze. This cycle moderates temperature in coastal areas. Okay. Now fourth question is describe the different stages of water cycle and its importance. Water cycle के कौन-कौन से stages हैं, उनकी importance क्या है वो बताने हैं. तो चलिए देख लेते हैं. तो सबसे पहले evaporation. इससे सन की जो हीट है वो पानी को वेपर में बदलती है. फिर ट्रांसपीरेशन, प्लांट्स भी वाटर वेपर रिलीज करते हैं हवा में. फिर कंडेंसेशन, ये जो वाटर वेपर है चाहे वो इस प्रोसेस से हो चाहे इस प्रोसेस से, ये ठंडा होता है ऊपर जाकर और बादल बनते हैं. फिर प्रेसिपिटेशन, ये बादल जो है रेन लाते हैं किसी भी फॉर्म में, चाहे स्नो हो, हेल हो, रेन हो, राइट, इसे प्रेसिपिटेशन बोलते हैं. देन इनफिल्ट्रेशन, ये जो पानी आता है रेन वाटर ये अंडरग्राउंड सीप होता है, धरती के अंदर जाता है, ये ग्राउंड वाटर क्रिएट करता है. तो इंपॉर्टेंस क्या है वाटर साइकिल का, इंपॉर्टेंस क्या है, ये पानी को रिप्लेनिश करता है रिवर्स में, लेक्स में और एक्वेफर्स में. और अर्थ पे जो टोटल वाटर सप्लाई है, जो डिस्ट्रीब्यूशन है, उसे कंजर्व करता है और एक बैलेंस बनाकर रखता है.
नाउ लास्ट क्वेश्चन इज व्हाई इज अंडरग्राउंड वाटर गेटिंग डिप्लीटेड? धरती के अंदर का पानी खत्म क्यों हो रहा है? कुछ ऐसे मेथड बताइए जिससे हम पानी को कंजर्व कर सके और ग्राउंड वाटर को रिचार्ज कर सके। तो इसका आंसर देख लेते हैं। सो ग्राउंड वाटर डिप्लीट क्यों हो रहा है, खत्म क्यों हो रहा है? एक तो ओवर एक्सट्रैक्शन हो रहा है खेती के लिए और ड्रिंकिंग पर्पस के लिए, पॉपुलेशन बढ़ रही है तो पानी की डिमांड भी बढ़ रही है, इनफिल्ट्रेशन कम हो रहा है क्योंकि शहरीकरण हो गया, रोड जो है वो कंक्रीट के हो गए तो पानी कैसे है धरती सोखे अंदर, फॉरेस्ट हम कट कर रहे हैं, नेचुरल रिचार्ज कम हो रहा है। फिर कंजर्वेशन के मेथड्स पूछे थे तो रेन वाटर को हार्वेस्ट करने से हम रेन वाटर स्टोर कर सकते हैं, रिचार्ज पिट बनवा सकते हैं जो एक्वीफर्स को रिफिल करने के लिए, मोर ट्रीज वी कैन प्लांट टू इम्प्रूव इनफिल्ट्रेशन, यूजिंग वाटर केयरफुली एंड अवॉइडिंग वेस्टेज, और कंजर्विंग ग्राउंड वाटर इंश्योर्स अ सस्टेनेबल सप्लाई फॉर फ्यूचर। आगे आने वाली जनरेशन के लिए भी भरपूर मात्रा में पानी हो अगर हम कंजर्व करते हैं ग्राउंड वाटर को, तो ये इससे इंश्योर होता है। Okay, so finally we are done with questions of chapter number 7. Now let us just start with notes of chapter number 8 of class 7th NCERT. So सबसे पहले हमने पढ़ा था measurement of time. Time को नापते कैसे हैं? So long ago humans observed natural repetitive events such as sunshine, sunset, moon phases and seasonal changes to keep track of time. पुराने समय में जो मनुष्य है वो कैसे टाइम को ऑब्जर्व करता था? वो एक कोई भी मूवमेंट जो रिपीटेशन में हो रहा है, जैसे रोज सुबह सूरज निकलता है, शाम को सूरज डूबता है, तो वो सारा इवेंट जैसे सुबह हो गई, शाम हो गई, तो ये एक टाइम का मेजरमेंट हो गया। फिर मून के जो फेजेस होते हैं उसके बारे में हमने पढ़ा था, राइट। देन सीजन्स कैसे बदलते हैं, क्लाइमेट जो चेंज होता है सीजन के हिसाब से उसको ट्रैक करना, इस तरीके से टाइम को पहले के लोग ट्रैक करते थे। बाद में क्या हुआ, दे डेवलप आर्टिफिशियल टाइम मेजरिंग डिवाइसेस, उसके बाद कृत्रिम आर्टिफिशियल तरीके की जो मशीन्स वगैरह है जैसे वो डेवलप हुए टू रिकॉर्ड स्मॉलर इंटरवल्स ऑफ टाइम। नाउ एंशिएंट मेथड्स ऑफ मेजरिंग टाइम, पुराने कौन कौन से तरीके थे जिससे हम जानते हैं कि टाइम को नापा जाता था? जैसे सनडायल का इन्वेंशन हुआ, मेजर टाइम यूजिंग द चेंजिंग शेडोज ऑफ द सन, जैसे हमने देखा था कि जहां पर सूरज की छाया पड़ती है, रोशनी आती है और कुछ एक इंस्ट्रूमेंट है उसकी छाया जहां पड़ती है उस वक्त उतना ही टाइम हो रहा होता है, तो उसमें सन की जो शेडो है उसको उसके थ्रू टाइम को मेजर किया जाता है। देन वाटर क्लॉक के बारे में हमने पढ़ा था, इट मेजर टाइम फ्रॉम स्टेडी फ्लो ऑफ वाटर आउट ऑफ और इनटू अ कंटेनर, जैसे एक बोल लिया था हमने कटोरी, उसमें छेद है तो उसमें पानी कब तक भरता है या फिर कब खाली होता है उस हिसाब से। देन आर ग्लास के बारे में हमने पढ़ा था, मेजर टाइम बाय फ्लो ऑफ सैंड बिटवीन टू चैम्बर्स, जो इस तरीके का एक इंस्ट्रूमेंट होता है इस तरीके का, इसमें से सैंड यहाँ से गिरती रहती है तो कितनी देर में गिर रही है, तो ये एक तरीका होता है। देन कैंडल क्लॉक के बारे में पढ़ा था, कैंडल पे मार्क होते हैं लेवल्स, जैसे जैसे जलती जाती है कैंडल बर्न होती जाती है तो उस हिसाब से टाइम को ट्रैक रखा जाता था। देन दीज डिवाइसेस हेल्प डिवाइड टाइम बिफोर मैकेनिकल क्लॉक्स एग्जिस्टेड, जब तक ये मैकेनिकल मशीन वाली जो क्लॉक्स है जो आज हम लोग देखते हैं वो नहीं आई मॉडर्न क्लॉक्स, तब तक यही चीजें हेल्प करती थी टाइम को ट्रैक करने में। देन मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में हमने पढ़ा था कि कैसे टाइम कीपिंग में करते हैं। So as societies advanced and travel increased, more accurate clock became necessary. बहुत ज्यादा accurate clocks अब आने लग गई। Mechanical clocks जो है improved greatly after invention of pendulum clock. Pendulum इस तरीके का हमने देखा था कि यहाँ पे बॉब होता है और वो ऐसे हमने देखा था oscillation होता है जिसके थ्रू टाइम नापा जाता है। तो जब इसका इन्वेंशन हुआ इन 17th century, उसके बाद बहुत ज्यादा accuracy जो है वो डेवलप हो गई। Today highly precise clock like quartz clock and atomic clocks are used. आजकल तो बिल्कुल सेकंड्स के भी बहुत छोटे फ्रैक्शंस को नापा जा सकता है या मेजर किया जा सकता है। एटॉमिक क्लॉक्स जो होते हैं वो इतने एक्यूरेट होते हैं दैट दे लूज ओनली 1 सेकेंड इन मिलियंस ऑफ ईयर्स, अरबों खरबों सालों में 1 सेकेंड का ही इधर उधर होता है एटॉमिक क्लॉक्स में, तो इतना ज्यादा एक्यूरेसी से आजकल हम टाइम नाप सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था यूनिट ऑफ टाइम, एसआई यूनिट ऑफ टाइम। टाइम की एसआई यूनिट क्या है? सो स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ टाइम या एसआई यूनिट ऑफ टाइम इज सेकेंड, इसको हम स्मॉल लेटर एस से लिखते हैं। लार्जर यूनिट्स भी हैं, जैसे 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं। सो यूनिट सिंबल्स आर रिटन इन लोअर केस विदाउट अ डॉट, जैसे सेकेंड लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, आर लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, मिनट लिखना है तो ऐसे लिखेंगे, ठीक है। सो स्मॉलर लेटर में लिखा जाता है। नाउ नेक्स्ट इज स्लो और फास्ट। टू कंपेयर मोशन द ऑब्जेक्ट्स दैट कवर्स मोर डिस्टेंस इन द सेम अमाउंट ऑफ टाइम इज सेड टू बी फास्टर। ये हमने देखा था स्लो और फास्ट स्पीड के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे कि सेम टाइम में मान लो 1 घंटे में एक बच्चा यहाँ तक गया और 1 घंटे में सेम दूसरा बच्चा सेम जगह से स्टार्ट करता और वो यहीं तक गया, तो हम क्या कहेंगे, ये पहला वाला बच्चा जो है ए वाला ये फास्ट है क्योंकि 1 घंटे में वो ज्यादा डिस्टेंस उसने कवर किया। तो वही कह रहे हैं मोर डिस्टेंस
जो सेम टाइम में कवर करेगा वो फास्ट होता है। ये आइडिया कैसे हुआ? तो दिस आइडिया बिकम्स इंपॉर्टेंट इन एक्टिविटीज सच एज रनिंग रेसेस एंड व्हीकल मूवमेंट। गाड़ियां जो चलती हैं उसमें अंदाजा लगाने के लिए, और जो रेसेस वगैरह होते हैं उसमें हम पता करते हैं इसी आइडिया से कि कौन फास्ट था और कौन स्लो था, किसकी स्पीड ज्यादा थी, किसकी कम थी। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आता है स्पीड का। तो स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव्स, कि कितनी तेज कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है। इसकी डेफिनेशन क्या थी? स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। इसको हमने बताया था, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, यानी डिस्टेंस को टाइम से डिवाइड कर दो। सो कॉमन यूनिट्स इंक्लूड मीटर पर सेकेंड। मीटर पर सेकेंड में हम स्पीड को नापते हैं, और बड़े यूनिट में देखना है तो किलोमीटर पर आवर ऐसे लिखा जाता है। सिंस स्पीड में चेंज ड्यूरिंग मोशन, जब मूवमेंट हो रही है तो उसमें स्पीड बदल सकती है, सो कैलकुलेटेड वैल्यू ऑफन रिप्रेजेंट्स एवरेज स्पीड। कभी कभी बहुत समय के स्पीड को, मूवमेंट को हम एवरेज स्पीड बता देते हैं। जैसे कार चल रही है तो कार जरूरी नहीं है कि हर जगह पे सेम डिस्टेंस कवर करेगी, राइट? कभी बहुत फास्ट हो सकती है, कभी स्लो चलेगी। तो ऐसे केस में क्या होता है, हम एक एवरेज स्पीड ले लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज रिलेशनशिप बिटवीन स्पीड, डिस्टेंस एंड टाइम। तो अभी मैंने बताया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम, ये हमने पहला फॉर्मूला देख लिया। स्पीड जो है डिस्टेंस अपॉन में टाइम होता है। अब डिस्टेंस को यहां रख दो तो टाइम इधर जाएगा मैथ के हिसाब से, स्पीड इंटू टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस। तो डिस्टेंस क्या होता है? स्पीड इंटू टाइम। ये रहा, एक ही फॉर्मूला आपको ये याद करना है, इससे सारे निकल जाएंगे। और टाइम अब यहां रख दो, स्पीड को इधर ले आओ, तो यहाँ मल्टीप्लाई में तो इधर आके डिवाइड में आ जाएगा। तो टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में स्पीड, या डिस्टेंस डिवाइडेड बाय स्पीड। सो दीज फॉर्मूलाज सॉल्व मोशन बेस्ड प्रॉब्लम सच एज ट्रैवल टाइम एंड व्हीकल स्पीड। इससे हम स्पीड वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं, टाइम वगैरह कैलकुलेट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। लीनियर मतलब होता है एक लाइन में चलना, सीधा। इसमें यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म क्या होता है? सो व्हेन एन ऑब्जेक्ट्स मूव अलोंग अ स्ट्रेट पाथ, एक सीधे लाइन में कोई ऑब्जेक्ट चल रहा है तो उसको हम कहते हैं लीनियर मोशन। ओके, नाउ ये दो तरीके के होते हैं। पहला होता है यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। इसकी जो स्पीड है वो रिमेन रहती है कांस्टेंट। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसी स्पीड, जैसे इतने बड़े रास्ते पर कोई चीज चल रही है, साइकिल चल रही है, कार चल रही है, तो उसकी स्पीड पूरे रास्ते पर यूनिफॉर्म रहेगी, यानी कि कांस्टेंट रहेगी, सेम रहेगी। द ऑब्जेक्ट्स कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल। मान लो यहाँ से कार स्टार्ट हुई तो यहां तक अगर वो 1 घंटे में पहुंची है, और ये डिस्टेंस है मान लो 1 किलोमीटर, तो अगला 1 किलोमीटर भी वो 1 घंटे में ही पहुंचेगी। तो सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर होगा, उसे हम कहते हैं लीनियर मोशन। मोशन मतलब होता है मूवमेंट। ओके, नाउ सेकंड होता है नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन। चल तो स्पीड सीधी रही है, जो भी चीज चल रही है मोशन सीधा है, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म है, कहीं पर तेज चल रही है गाड़ी, कहीं पर स्लो चल रही है, तो स्पीड्स जो है ये चेंज होती रहती है। स्पीड कीप्स चेंजिंग, अनइक्वल डिस्टेंस आर कवर्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब 1 घंटे में गाड़ी अभी 1 किलोमीटर गई है तो अगले 1 घंटे में हो सकता है आधा किलोमीटर ही जाए या 2 किलोमीटर चली जाए तेज चले तो। ओके, सो ये डिपेंड करता है। सो इन रियल लाइफ यूनिफॉर्म मोशन इज अनकॉमन, सो वी ऑफन यूज एवरेज स्पीड टू डिस्क्राइब मोशन एक्यूरेटली। तो रियल लाइफ में ऐसा कहाँ होता है कि एक ही स्पीड में चलती जा रही है कोई चीज, कभी तेज कभी कम हो जाती है, इसीलिए हम एवरेज स्पीड बोलते हैं। ओके, ताकि हम नॉन यूनिफॉर्म लीनियर मोशन या नॉन यूनिफॉर्म मोशंस को दर्शा सकें। ओके, सो विद दिस स्टूडेंट्स वी आर डन विद द समरी। नाउ लेट अस जस्ट डू सम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। सो सबसे पहले हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं, एमसीक्यू रहेंगे। इसमें हम टोटल 20 क्वेश्चंस देखने वाले हैं हर पार्ट में। तो सबसे पहले मैं क्वेश्चंस रीड करूंगी, फिर आंसर बताऊंगी, आप चाहें तो बीच में मार्क कर सकते हैं। ओके, सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज एसआई यूनिट ऑफ टाइम? टाइम की एसआई यूनिट क्या है? आवर, सेकेंड, मिनट या मिली सेकेंड? देन विच एंशिएंट डिवाइस मेजर टाइम यूजिंग द सन शेडो? कौन सा डिवाइस सन की शेडो यानी परछाई को यूज करके टाइम मेजर करता था? आवर ग्लास, वाटर ग्लास, सन डायल या कैंडल क्लॉक? द टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड? जब एक पेंडुलम ऐसे स्पीड को कवर करता है डिस्टेंस को, तो उसे हम क्या कहते हैं? स्पीड, टाइम पीरियड, साइकिल टाइम या फ्रीक्वेंसी? देन इसके आंसर देख लेते हैं। तो पहला है सेकेंड। क्या देखा था हमने? ऐसा यूनिट ऑफ टाइम है सेकेंड, जिसे हम स्मॉल लेटर से दिखाते हैं। या मैंने आंसर्स भी एक्सप्लेन कर दिए हैं। देन विच एंशिएंट डिवाइस मेजरिंग टाइम यूजिंग सन शेडो? तो इसमें हमने देखा था सन डायल।
ये शेडो जो फॉर्म होती है सनलाइट से, उससे टाइम मेजर करने में हेल्प मिलती है, तो सी इसका आंसर है। देन टाइम टेकन फॉर वन कंप्लीट ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम इज कॉल्ड टाइम पीरियड, इसे हम टाइम पीरियड कहते हैं, बी इसका आंसर है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज फोर्थ, द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कैलकुलेटेड, फॉर्मूला कौन सा है स्पीड का, टाइम डिवाइडेड बाय डिस्टेंस, डिस्टेंस इनटू टाइम, डिस्टेंस इनटू डिवाइडेड बाय टाइम, या स्पीड इनटू टाइम। देन व्हाट विच फैक्टर अफेक्ट्स द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम, जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का वो किससे इफेक्ट होता है, मास ऑफ द बॉब, कि जो वो सर्कल है ये कितना भारी है या हल्का है, या लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, ये जो स्ट्रिंग है ये कितनी लंबी है या छोटी है, या शेप ऑफ द बॉब, बॉब किस शेप का है, या कलर ऑफ द स्ट्रिंग। अ डिवाइस यूज्ड इन व्हीकल टू मेजर स्पीड इज कॉल्ड ओडोमीटर, स्टॉपवॉच, स्पीडोमीटर या थर्मोमीटर। स्पीड नापने का जो डिवाइस होता है उसे क्या कहा जाता है। तो चलिए इनके आंसर्स देख लेते हैं, आई होप आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। तो इसमें फोर्थ का आंसर है, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। स्पीड इज डिफाइंड एज हाउ मच डिस्टेंस एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल पर यूनिट टाइम। ओके, सो डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम इज इक्वल टू स्पीड। नाउ फिफ्थ वाला है कि किस चीज से जो टाइम पीरियड है पेंडुलम का ये वो इफेक्ट होता है, तो लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो छोटी है या बड़ी है उससे, तो 20 का करेक्ट आंसर है। देन डिवाइस यूज्ड इन व्हीकल टू मेजर स्पीड इज कॉल्ड स्पीडोमीटर, उसे हम स्पीडोमीटर कहते हैं, जिससे ये नापा जाता है कि कोई भी जो व्हीकल है वो कितना फास्ट या स्लो मूव कर रहा है। ओके, नाउ सेवेंथ क्वेश्चन इज एन ऑब्जेक्ट मूविंग इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम इंटरवल, एक समय में मतलब सेम टाइम में सेम डिस्टेंस कवर कर रहे हैं, तो उसको हम कौन सा मोशन कहते हैं, यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, लीनियर, सर्कुलर या यूनिफॉर्म। देन विच डिवाइस मेजर डिस्टेंस ट्रेवल बाय अ व्हीकल, स्पीडोमीटर। अब डिस्टेंस किससे नापा जाता है, ओडोमीटर, स्टॉप वॉच या क्लॉक। इन रियल लाइफ सिचुएशन मोस्ट मोशन इज, रियल लाइफ में सारे मोशन, अधिकतर मोशन कैसे होते हैं, यूनिफॉर्म, स्टेशनरी, नॉन यूनिफॉर्म या सर्कुलर। तो इनके आंसर्स देख लेते हैं। सबसे पहले इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम में अगर कवर हो रहा है तो उसे हम यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं, ठीक है, तो डी वाला इसका आंसर है, मैंने अभी समझाया था समरी में। फिर कौन सा डिवाइस ऐसा है जो डिस्टेंस को नापता है, तो ओडोमीटर। ओके, देन रियल लाइफ सिचुएशन में यूनिफॉर्म मोशन बहुत कम होते हैं, नॉन यूनिफॉर्म ज्यादा होते हैं, जैसे व्हीकल स्लो डाउन और स्पीड अप। नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं 10 से 12 तक के क्वेश्चन। क्वार्ट्ज क्लॉक वर्क बेस्ड ऑन सैंड मूवमेंट, वाटर फ्लो, वाइब्रेशन ऑफ क्वार्ट्ज क्रिस्टल या मोशन ऑफ पेंडुलम। क्वार्ट्ज क्लॉक के बारे में हमने पढ़ा था, ये कैसे वर्क करते हैं। जो पेंडुलम है इट कंप्लीट्स 10 ऑसिलेशन इन 20 सेकेंड, व्हाट इज इट्स टाइम पीरियड। 10 ऑसिलेशन कवर कर रहा है एक पेंडुलम क्लॉक या पेंडुलम 20 सेकेंड में, तो उसका टाइम पीरियड कितना है ये कैलकुलेट करना हमने सीखा था वीडियोस में। देन द यूनिट किलोमीटर पर आवर, ये किसकी यूनिट है, टाइम की, डिस्टेंस की, स्पीड की या एक्सीलरेशन की। तो चलिए आंसर देख लेते हैं। सो क्वार्ट्ज क्लॉक जो है ये क्वार्ट्ज क्रिस्टल का जो वाइब्रेशन होता है उस बेसिस पे टाइम को नापता है, तो सी इज द करेक्ट आंसर। पेंडुलम में 10 ऑसिलेशन 20 सेकेंड में हुए, तो इसका टाइम पीरियड क्या हुआ, 10 को 20 से डिवाइड कर दो, 20 को 10 से डिवाइड कर दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 सेकेंड्स। ये 0 से 0 कैंसिल हो गया तो बचा 2/1 यानी कि 2 सेकेंड्स, तो बी वाला इसका करेक्ट आंसर है। किलोमीटर पर आवर जो है, किलोमीटर पर आवर से हम स्पीड को रिप्रेजेंट करते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ दीज इज नॉट अ टाइम मेजरिंग डिवाइस, इनमें से टाइम नापने के लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट है जो हम यूज नहीं करते हैं। तो पहला है सन डायल, दूसरा है स्टॉप वॉच, तीसरा है थर्मोमीटर, चौथा है एटॉमिक क्लॉक। कौन सा हम टाइम नापने के लिए यूज नहीं करते हैं, सो इसका आंसर आप मार्क कर लीजिए। देन 14th है, एक कार है जो कवर करती है 100 किलोमीटर 2 घंटे में, तो उसकी स्पीड क्या है, तो स्पीड का फॉर्मूला लगा के इसे कैलकुलेट करेंगे। देन स्टॉप वॉच इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग, स्टॉप वॉच क्यों यूज करते हैं, लेंथ नापने के लिए, स्मॉल टाइम के इंटरवल को नापने के लिए, सीजन्स को नापने के लिए या टेम्परेचर को, तो इसका आंसर है। चलिए तीनों के देख लेते हैं। सो इनमें से थर्मोमीटर जो है बुखार या टेम्परेचर नापने के लिए काम आता है, ना कि टाइम नापने के लिए। ओके, सो ये वाला करेक्ट हो जाएगा। 100 किलोमीटर 2 घंटे में जा रहे थे, स्पीड का फॉर्मूला क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन में टाइम, तो डिस्टेंस क्या दिया हुआ है 100 किलोमीटर और टाइम क्या दिया हुआ है 2 घंटे, तो ये 2 से कट करेंगे 50 आ जाएगा, यानी 50 किलोमीटर पर आवर इसका आंसर आ जाएगा। ये यहाँ पे मैंने सॉल्व कर दिया है, तो इसका आंसर है सी वाला। ओके, 13th भी बता दिया, 14th भी। स्टॉप वॉच जो है छोटे जो टाइम इंटरवल्स होते हैं, जैसे सेकंड्स, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड्स, जो रेस वगैरह होती है उसमें नापने के लिए यूज होता है, तो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ 16th to 18th क्वेश्चन देखते हैं। ऑसिलरी मोशन रेफर्स टू, ऑसिलरी मोशन क्या होता है, जो सर्कल में होता है या बैक एंड फोर्थ, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जा रहा है इस तरीके से,
जैसे हमने पेंडुलम का देखा था, स्ट्रेट मोशन को कहा जाता है या मोशन विद कांस्टेंट डायरेक्शन। देन कांस्टेंट डायरेक्शन मतलब एक फिक्स डायरेक्शन है। देन विच क्लॉक इज मोस्ट एक्यूरेट टुडे, आज के समय में सबसे एक्यूरेट क्लॉक कौन सी है, पेंडुलम, क्वार्ट्ज, वाटर या एटॉमिक क्लॉक। देन 18th है, इफ टाइम इंक्रीजेस एंड डिस्टेंस रिमेन कांस्टेंट, मान लो टाइम बढ़ गया है और डिस्टेंस सेम है तो स्पीड क्या कहलाएगी, इंक्रीज हुई है, डिक्रीज हुई है, सेम है या बिकम जीरो। देखो डिस्टेंस सेम है और टाइम हमने ज्यादा ले लिया डिस्टेंस को कवर करने में, तो स्पीड कम हुई होगी या ज्यादा हुई होगी। तो चलिए इनके आंसर देख लेते हैं। सो ऑसिलरी मोशन जो होता है बैक एंड फोर्थ मोशन होता है, आगे और पीछे इस तरीके से मूव करता है, तो उसे हम कहते हैं जब रिपीटेडली इन अ बैक एंड फोर्थ पैटर्न में, जैसे पेंडुलम। ओके, देन आज के समय में एटॉमिक क्लॉक सबसे ज्यादा एक्यूरेट टाइम बताती है मॉडर्न क्लॉक्स में। ओके, ये मिलियंस ईयर्स में हो सकता है, एक आध सेकंड इधर उधर हो। टाइम इंक्रीज हो रहा है, डिस्टेंस सेम है, इसका मतलब स्पीड का क्या हुआ है, स्पीड डिक्रीज हुई है, कम हुई है। ओके, डाउन हुई है। नाउ 19th और 20th क्वेश्चन देख लेते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस लिए ताकि आपकी ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए। ओके, नाउ यूनिफॉर्म मोशन कैन बी बेस्ट डिस्क्राइब। यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल टाइम, कांस्टेंट स्पीड, इंक्रीजिंग स्पीड, मोशन विदाउट डायरेक्शन। यूनिफॉर्म मतलब एक जैसा चलते चले जा रहे हैं, तो क्या होगा इसका आंसर। देन अ रनर हु कंप्लीट्स अ रेस इन शॉर्टेस्ट टाइम इज स्लोएस्ट, फास्टेस्ट, स्टेशनरी या यूनिफॉर्म। कम समय में एक रनर ने रेस को कंप्लीट किया तो उसकी स्पीड क्या है, इसमें से सही टिक करना है। तो चलिए दोनों के आंसर देखते हैं। यूनिफॉर्म मोशन में स्पीड जो है कांस्टेंट होती है, स्पीड चेंज नहीं होती है। ओके, सो ये वाला बी वाला सही है। देन रनर जो जल्दी रेस को कवर करेगा शॉर्टेस्ट टाइम में, तो वो क्या है, फास्टेस्ट है ना। सो द वन हु finish the race in least time has the greatest speed, so they are fastest. Now अब हम fill in the blanks देख लेते हैं। So here you can see, इसमें भी मैंने 20 लिए हैं। सो द मोशन ऑफ अ पेंडुलम रिपीटिंग आफ्टर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज कॉल्ड, इक्वल इंटरवल टाइम में पेंडुलम जो रिपीट करता है मोशन, उसे क्या कहते हैं। द डिवाइस यूज टू मेजर वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल एक्यूरेटली इज अ डैश। देन द सैंड बेस्ड एंशिएंट डिवाइस यूज टू मेजर टाइम इज कॉल्ड एन डैश। सैंड के बेसिस पे जो अभी भी मैंने समरी बताते वक्त भी इसको बना के बताया। अ रनर हु कवर्स मोर डिस्टेंस इन सेम टाइम इज सेड टू बी मूविंग। देन द लार्जर यूनिट ऑफ टाइम commonly used to measure long journey is called dash per hour. तो इनके आंसर्स देख लेते हैं पांचों के। सो सबसे पहले पेंडुलम जो रिपीट करता है उसे हम ऑसिलेटरी मोशन कहते हैं। यहाँ पे आप ऑसिलेटरी भर लेंगे। जो टाइम को शॉर्ट इंटरवल नापने के लिए हम यूज करते हैं एक्यूरेटली, वहां पे स्टॉप वॉच आएगा। ओके, देन सैंड बेस्ड जो है उसे हम आवर ग्लास कहते हैं। रनर जो जल्दी ज्यादा डिस्टेंस सेम टाइम में कवर करेगा उसे हम फास्टर कहेंगे, मूविंग फास्टर, वो फास्ट मूव कर रहा है। और लॉन्ग जर्नी या लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए किलोमीटर पर आवर यूज होता है और शॉर्ट डिस्टेंस को मीटर पर सेकेंड। ओके, किलोमीटर की जगह मीटर आ जाता है और आर की जगह सेकेंड आ जाता है। नाउ नेक्स्ट 5 देख लेते हैं। अ पेंडुलम क्लॉक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ डैश मोशन। देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन द डैश ऑफ द पेंडुलम। देन किस चीज पे डिपेंड करता है, स्ट्रिंग पे या बॉब पे, अभी हमने पढ़ा था। देन व्हेन द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट चेंज ड्यूरिंग मोशन, द मोशन इज कॉल्ड, स्पीड चेंज हो रही है तो कौन सा मोशन होता है। अ वॉल क्लॉक यूजुअली मेजर टाइम इन आवर्स, मिनट्स एंड, जो दीवार घड़ी होती है उसमें क्या क्या नापा जा सकता है, घंटा, मिनट और क्या नापा जा सकता है वो यहाँ बताइए। द डिवाइस इनसाइड अ व्हीकल दैट मेजर द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल इज कॉल्ड। चलो इनके आंसर देख लेते हैं। सो पेंडुलम क्लॉक ये पेंडुलम मोशन पे वर्क करती है, या ऑसिलरी मोशन यहाँ पर आ जाएगा। ओके, ऑसिलरी आप लिख लीजिएगा। देन द टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन ऑफ पेंडुलम डिपेंड्स ओनली ऑन द लेंथ ऑफ द पेंडुलम, length of the string of the pendulum. Then when the speed of an object changes during the motion is called non-uniform. Okay, the wall clocks हम hour, minutes और seconds नाप सकते हैं। सेकेंड वाली भी तो घड़ी सुई होती है घड़ी में, है ना। देन द डिवाइस इनसाइड अ व्हीकल, टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल हुआ है वो हम ऑडोमीटर से नापते हैं। ओके, नाउ 15th तक देख लेते हैं। द सिंबल ऑफ यूनिट मिनट इज रिटन एज, मिनट को कैसे लिखा जाता है। द मेजरमेंट ऑफ टाइम बिकम्स इंपॉर्टेंट किस एक्टिविटीज में, जैसे स्पोर्ट्स एंड डैश। The uniform motion graph always show equal distance covered in equal dash. The earliest clocks were based on natural repetitive events like day and. Then the flow of water was used to measure time in a device called a dash clock. Water का flow किस में use किया जाता है। So meter को हम किस तरीके से लिखते हैं, small letter में MIN लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से लिखा जाता है। Measurement of time become important in activities like sports और medicine.
देन द यूनिफॉर्म मोशन ग्राफ, इसमें टाइम इक्वल डिस्टेंस कवर होता है इक्वल टाइम इंटरवल में। अर्लीस्ट क्लॉक जो है वो डे और नाइट के रिपीटेटिव मूवमेंट से या इवेंट से नापा जाता था। फ्लो ऑफ वाटर जो है वो वाटर क्लॉक में यूज होता था टाइम को मेजर करने के लिए। नाउ 16 to 20th, to calculate speed when distance and time are known, we divide distance by, so speed कैलकुलेट करने के लिए डिस्टेंस को हम किससे डिवाइड करते हैं? अगर एक ऑब्जेक्ट 100 मीटर ट्रैवल कर रहा है 10 सेकेंड में तो उसकी स्पीड कितनी है? Then in modern clock, the vibrating object used in digital watches is called a dash crystal. ये अभी आया भी था पिछले पार्ट में भी. Then the traveling at a constant speed means covering equal distance in equal. Then atomic clocks are extremely accurate because they work using vibration of dash. इनके आंसर्स देख लेते हैं. So distance speed निकालना है तो distance divided by time. अगर 100 मीटर अब स्पीड दी हुई है, डिस्टेंस स्पीड निकालना है हमें, तो यहाँ पे आएगा 100 डिवाइडेड बाय 10. 100 क्या है? डिस्टेंस, और 10 क्या है? सेकेंड, टाइम. 10 से 10 कैंसिल, यानी 10 सेकेंड इसका आंसर आएगा, 10 मीटर पर सेकेंड. ना मॉडर्न क्लॉक में क्वार्ट्ज क्रिस्टल होता है, वो उसका वाइब्रेशन होता है जिसके थ्रू टाइम को नापा जाता है. ट्रैवलिंग एट अ कॉन्स्टेंट स्पीड, अगर एक जैसी स्पीड है तो हम कहेंगे इक्वल डिस्टेंस कवर हो रहा है इक्वल टाइम इंटरवल में. एटम जो होते हैं वो एटमिक क्लॉक्स आर एक्सट्रीमली एक्यूरेट बिकॉज दे वर्क यूजिंग वाइब्रेशन ऑफ एटम्स. एटम्स के वाइब्रेशन से ये क्लॉक जो है वो टाइम को मेजर करते हैं. ओके, सो विद दिस वी आर डन विद फिल इन द ब्लैंक्स. नाउ अब हम देखेंगे शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस. ओके, सो 30-40 वर्ड में इनके आंसर्स होंगे. तो यहाँ पर मैं पहले क्वेश्चंस दे रही हूँ, आप पॉज करके लिखने का ट्राई करेंगे, उसके बाद आंसर्स देखेंगे. ओके, सो लेट अस जस्ट सी. 10 ये रहे क्वेश्चंस और 10 ये रहे. ठीक है, तो चलो सबके आंसर्स देख लेते हैं. पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज एन ऑसिलेशन इन अ सिंपल पेंडुलम. सिंपल पेंडुलम में ऑसिलेशन क्या होता है? सो ऑसिलेशन इन पेंडुलम इज द कंप्लीट टू एंड फ्रो मूवमेंट स्टार्टिंग फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन गोइंग टू वन एक्सट्रीम देन अपोजिट एक्सट्रीम एंड रिटर्निंग बैक टू इट्स मीन पोजीशन. मीन पोजीशन से स्टार्ट होके बैक और फोर्थ जा रही है तो उस मूवमेंट को, और फिर से मीन पोजीशन पे रिटर्न आ जाने की मूवमेंट को हम ऑसिलेशन कहते हैं. व्हाई वर एंशिएंट डिवाइसेस लाइक सन डायल्स नॉट फुली रिलायबल. सन डायल वगैरह पूरी तरीके से विश्वसनीय क्यों नहीं थे? उस पर टाइम कभी कभी एग्जैक्ट क्यों नहीं शो होता था? सो सन डायल्स वर नॉट ऑलवेज रिलायबल बिकॉज दे डिपेंड ऑन सनलाइट. सनलाइट पे वो डिपेंड करते हैं. टाइम कुड नॉट बी मेजर्ड ड्यूरिंग क्लाउडी वेदर, नाइट, इंडोर्स, और व्हेन द शेडो वाज अनक्लियर और डिस्टॉर्टेड. सो टाइम सनलाइट की हेल्प से इसमें नाप रहे हैं. तो जब सनलाइट नहीं है, मान लो रात को, या बादल छाए हुए हैं, सूरज नहीं दिख रहा है, या घर के अंदर, कैसे नापेंगे, है ना? इसलिए ऑलवेज इट इज नॉट रिलायबल. देन थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्पीड एंड एवरेज स्पीड. तो स्पीड ये बताता है हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव एट मूवमेंट. किसी भी समय में जो ऑब्जेक्ट है वो कितनी फास्ट मूव कर रहा है. लेकिन एवरेज स्पीड ये बताता है कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टोटल टाइम. सो यूजफुल व्हेन स्पीड चेंजेस ड्यूरिंग मोशन. स्पीड कभी कांस्टेंट नहीं होती, चेंज होती रहती है, तो उस समय में हम एवरेज स्पीड निकालते हैं. व्हाई इज स्टॉप वॉच यूज्ड फॉर स्पोर्ट्स इंस्टेड ऑफ नॉर्मल क्लॉक. नॉर्मल क्लॉक क्यों नहीं यूज होता है? स्टॉप वॉच क्यों यूज होता है रेस वगैरह नापने में या स्पोर्ट्स को मेजर करने में, टाइम वगैरह जो स्पोर्ट्स में होता है? तो इसलिए क्योंकि इसमें स्मॉल इंटरवल को एक्यूरेटली नापा जा सकता है, मेकिंग इट सूटेबल फॉर रिकॉर्डिंग रेस टाइमिंग्स और शॉर्ट इवेंट्स. व्हाइल नॉर्मल क्लॉक्स ओनली शो आवर्स, मिनट्स एंड सेकेंड्स. ये जो स्टॉप वॉच वगैरह होते हैं सिर्फ सेकेंड्स के भी फ्रैक्शंस नाप सकते हैं. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, देखो ये क्वेश्चंस मैं जल्दी जल्दी बता रही हूँ, आई कैन अंडरस्टैंड, बट अगर जिन बच्चों ने देखे हुए हैं पहले चैप्टर्स, तो वीडियोस जो मैंने बनाया है, तो आपको ये टफ नहीं लग रहा होगा. आप सोचोगे कि सिर्फ ये समरी वाला वीडियो देख के हो जाएगा, तो इट इज नॉट पॉसिबल. ओके, सो आप वो वीडियो फटाफट देख लीजिए, 2 पार्ट्स है जो. नाउ पेंडुलम क्लॉक कैसे टाइम मेजर करता है. सो पेंडुलम क्लॉक यूज रेगुलर एंड रिपीटेड ऑसिलेशन ऑफ अ पेंडुलम. सिंस ईच ऑसिलेशन टेक्स इक्वल टाइम, इट हेल्प्स मेजर इक्वल टाइम इंटरवल्स एक्यूरेटली फॉर टाइम कीपिंग. नाउ हाउ डज द लेंथ ऑफ पेंडुलम अफेक्ट्स इट्स टाइम पीरियड. पेंडुलम के लेंथ जो होती है वो कैसे अफेक्ट करती है टाइम पीरियड को. सो टाइम पीरियड इंक्रीजेस when the pendulum length increases. अगर स्ट्रिंग ये जो है लंबी होगी तो टाइम पीरियड बढ़ेगा, और अगर छोटी होगी तो a long pendulum swings has to move slowly and a shorter one swings faster, affecting its oscillation. अब ये लंबा अगर स्ट्रिंग है तो वो धीरे धीरे मूव करेगा इधर से इधर, और छोटी स्ट्रिंग है तो जल्दी जल्दी मूव करेगा, राइट? सो इसीलिए टाइम जो इंटरवल है वो चेंज होता है, टाइम पीरियड इसमें. नाउ 7th क्वेश्चन इज, व्हाई आर एटॉमिक क्लॉक कंसिडर्ड द मोस्ट एक्यूरेट. एटॉमिक क्लॉक्स जो होते हैं उनको क्यों एक्यूरेट माना जाता है, उससे क्यों एक्यूरेट टाइम मेजर किया जाता है? सो
They measure time using vibration of atoms, which are extremely constant and stable, allowing them to lose only 1 second in millions of years. बहुत ही accurate होता है क्योंकि इसमें atoms की vibration, जो कण होते हैं, अणु होते हैं, उनके vibration से time को नापा जाता है, जो बहुत constant और stable होते हैं. Uniform motion क्या है, एक example देना है. When an object travels equal distance in equal टाइम इंटरवल, तो हम उसे यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. एग्जाम्पल, ट्रेन मूविंग ऑन अ स्ट्रेट ट्रैक एट कॉन्स्टेंट स्पीड विदाउट स्लोइंग और स्पीडिंग. नाउ नेक्स्ट इज व्हाट इज नॉन यूनिफॉर्म मोशन. इसका भी एग्जाम्पल देना है. सो नॉन यूनिफॉर्म मोशन अकर्स व्हेन एन ऑब्जेक्ट कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम. देन एग्जाम्पल है कार मूविंग इन सिटी ट्रैफिक, स्लोइंग, स्टॉपिंग एंड स्पीडिंग repeatedly. Then why do modern clocks use quartz crystal? आज की जो clocks हैं उसमें quartz के crystal क्यों use होते हैं? Because it vibrate at very steady frequency, making quartz clock more accurate and reliable than mechanical clocks. Their regular vibration helps maintain consistent and precise time measurement. Now, next question is 11th. Why is time measurement important in sports? जो games वगैरह होते हैं उसमें time measurement इतना ज़्यादा important क्यों है? जैसे रेस होता है तो एक सेकंड से आगे पीछे हो सकते हैं ना, इसीलिए टाइम मेजरमेंट जरूरी होता है. सो टाइम मेजरमेंट इज इंपॉर्टेंट इन स्पोर्ट्स बिकॉज इवन स्मॉल टाइम डिफरेंस कैन डिसाइड विनर. देन स्पेशली इन रनिंग, स्विमिंग और रेसिंग इवेंट्स वेयर परफॉर्मेंस इज मेजर्ड इन सेकंड्स और मिली सेकंड्स. सेकंड्स के भी मिलियंथ पार्ट में नापा जाता है. देन व्हाट इज टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम. पेंडुलम का टाइम पीरियड हम किसे कहते हैं? टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज द टाइम रिक्वायर्ड टू कंप्लीट वन फुल ऑसिलेशन. जैसे मीन टाइम से शुरू किया, इधर गया फिर से मीन टाइम पे आया, तो उसे हम कहते हैं full oscillation. It remains nearly constant for pendulums of the same length at the same place. Now question number 13th है, why can't we use an hourglass for very short timing? छोटे समय के लिए हम hourglass को क्यों यूज नहीं कर सकते हैं? क्योंकि hourglass में हमने देखा था sand जो गिरती है ना, तो वो वाली clock. तो hourglass cannot measure short intervals because sand flow is slow and fixed. सैंड जो गिर रही है ऊपर से नीचे की तरफ इसमें इंस्ट्रूमेंट में, वो फिक्स होता है, इसलिए अनसूटेबल है सेकंड्स वगैरह को नापने के लिए या छोटे टाइम पीरियड को प्रिसिशन यानी बिल्कुल एक्यूरेटली नापने के लिए. व्हाई डू व्हीकल्स हैव बोथ स्पीडोमीटर एंड ओडोमीटर. जो व्हीकल्स होते हैं, गाड़ियां होती है, उसमें स्पीडोमीटर भी होता है और ओडोमीटर भी होता है, दोनों होते हैं. क्यों? सो स्पीडोमीटर ये करंट स्पीड, गाड़ी कितनी तेज चला रहे हैं वो बताने के लिए होता है, और ओडोमीटर ये बताता है कि गाड़ी अभी तक कितना चल चुकी है, कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल कर लिया है. ये हेल्प करता है फ्यूल यूजेस एस्टिमेट करने में, टाइम ट्रैवल देखने में, ट्रैवल टाइम देखने में, और मेंटेनेंस की जरूरत है, गाड़ी को रिपेयर वगैरह कराना है, सर्विसिंग करानी है, वो पता करने में. नाउ नेक्स्ट इज व्हाई इज मेजरिंग स्पीड यूजफुल इन डेली लाइफ. स्पीड को नापना क्यों जरूरी है आजकल की लाइफ में? Measuring speed helps determine how fast something is moving. इससे हमें पता चलता है कि कौन सी चीज जो है कितनी फास्ट चल रही है. प्लान ट्रैवल टाइम, ट्रैवल में कितना टाइम लगेगा वो प्लान करने में, परफॉर्मेंस कंपेयर करने में, सेफ्टी लिमिट्स को मेंटेन करने में, एंड अंडरस्टैंड मोशन इन स्पोर्ट्स व्हीकल एंड मशीन्स. इसीलिए स्पीड को नापना बहुत सारे फील्ड में इंपॉर्टेंट हो जाता है. व्हाई इज सेकंड यूज्ड एज एसआई यूनिट ऑफ टाइम. सेकंड को एसआई यूनिट क्यों माना गया? सो बिकॉज इट इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेड स्टैंडर्ड यूनिट. पूरी दुनिया में इसको माना जाता है, इसलिए ये इजी है डिवाइड करने में, मेजर करने में एक्यूरेटली विद मॉडर्न क्लॉक्स, अलाउइंग consistent global scientific measurement. Okay, now next is 17th है, why does bob's mass not affect pendulum time period. जो बॉब की स्ट्रिंग होती है ये तो टाइम को इफेक्ट करती है, लंबी होगी तो टाइम ज्यादा लगता है एक जगह से दूसरी जगह जाने में, छोटी होगी तो कम, लेकिन ये जो बॉब है ये इफेक्ट नहीं करता टाइम पीरियड को. सो टाइम पीरियड डिपेंड ऑन योर लेंथ एंड ग्रेविटी. द मास does not affect the swimming speed because heavier and lighter bobs experience the same gravitational acceleration. सिर्फ लेंथ इफेक्ट करती है स्ट्रिंग की, जो बॉब का मास है वो इफेक्ट नहीं करता है. Now, how did natural events help early humans measure time? पहले के जो मनुष्य थे वो टाइम को नेचुरल इवेंट से कैसे नापते थे? तो वो रिपीटेड जो इवेंट्स होते हैं उनको ऑब्जर्व करते थे, जैसे सनराइज, सनसेट, मून फेजेस या चेंजिंग सीजन. ये जो रेगुलर पैटर्न है ये हेल्प करते थे उनको दिनों को डिवाइड करने में, या मंथ को डिवाइड करने में, साल को डिवाइड करने में, कि 3 महीने गर्मी रहेगी, 3 महीने बारिश होगी, 3 महीने ठंड रहेगी. तो इस तरीके से वो इवेंट से टाइम को नापते थे.
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू मोस्ट ऑब्जेक्ट्स नॉट हैव यूनिफॉर्म मोशन? बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स में यूनिफॉर्म मोशन क्यों नहीं होता? क्योंकि रियल लाइफ मोशन जो होते हैं उसमें रुकावटें आती हैं, फ्रिक्शंस होते हैं, ट्रैफिक आता है, गाड़ियां चल रही है तो ऐसा थोड़ी लगातार चलती जाएगी और एक जैसी स्पीड होगी। कहीं ट्रैफिक है, कहीं मोड़ आ रहा है, टर्न आ रहा है तो स्पीड स्लो करनी होगी, तो स्पीड चेंज होती रहती है। इसी वजह से ऑब्जेक्ट की स्पीड ज्यादा और कम होती रहती है, जिसकी वजह से यूनिफॉर्म मोशन जो है रेयरली देखने को मिलता है। तो नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम ज्यादा देखते हैं। ओके, नाउ व्हाई इज एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट इंपॉर्टेंट इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी? साइंस टेक्नोलॉजी के फील्ड में मेजरमेंट जो होता है टाइम का बिल्कुल एक्यूरेट पता होना क्यों जरूरी है? सो एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट सपोर्ट्स एक्सपेरिमेंट्स, नेविगेशन, कम्युनिकेशन, सैटेलाइट्स, कंप्यूटिंग एंड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम। छोटे छोटे टाइमिंग एरर से भी परफॉर्मेंस और कैलकुलेशन डाटा एक्यूरेसी को इफेक्ट हो सकता है, गलत हो सकती है चीजें। Okay, so with this we are done with 20 short answer question. Now we are moving ahead with a long answer question. Okay, so इसमें मैंने टोटल 6 क्वेश्चंस लिए हैं, 6 के आंसर्स मैं बता रही हूँ। जितने मार्क्स का आता है उस हिसाब से आप आंसर्स को मोल्ड कर सकते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन है एक्सप्लेन हाउ टाइम मेजरमेंट इवॉल्व फ्रॉम नेचुरल ऑब्जर्वेशन टू मॉडर्न टेक्नोलॉजिकल मेथड, इंक्लूड एग्जाम्पल्स ऑफ एंशिएंट एंड मॉडर्न टाइम मेजरिंग डिवाइस। टाइम को मेजरमेंट करने का जो तरीका कैसे इवॉल्व हुआ वो बताना है और डिवाइसेस के एग्जाम्पल भी देना है, पहले के भी और अभी के भी। So early humans observed natural events like sunrise, sunset, moon phases and seasons to measure time. बाद में devices develop हुए जैसे sundials, water clocks, hour glasses and candle clocks were developed. With scientific progress, scientific field में developments हुए, mechanical और pendulum clocks were invented. Today, highly accurate quartz clocks जो है and atomic clocks जो है वो globally use होते हैं, पूरी दुनिया में use होते हैं precise तरीके से टाइम को नापने के लिए। Okay, now next देख लेते हैं। Describe the structure, working and characteristic of a simple pendulum. पेंडुलम का हमें स्ट्रक्चर बताना है, वर्किंग कैसे करते हैं, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है वो बताने हैं और एक्सप्लेन करना है हाउ एन ऑसिलेशन अकर्स एंड हाउ द टाइम पीरियड इज डिटरमाइंड। ऑसिलेशन कैसे होता है और टाइम पीरियड कैसे डिसाइड होता है। सो अ सिंपल पेंडुलम हैज अ स्ट्रिंग, इसमें एक स्ट्रिंग होता है, एक बॉब होता है, अटैच टू अ फिक्स सपोर्ट, एक फिक्स सपोर्ट से अटैच होता है। व्हेन पुल्ड एंड रिलीज इट स्विंग बैक एंड फोर्थ ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी की वजह से वो एक जगह से दूसरी जगह मूव करना स्टार्ट कर देता है। वन कंप्लीट स्विंग, एक पूरे जो स्विंग कंप्लीट होता है उसको हम ऑसिलेशन कहते हैं। टाइम पीरियड एक टाइम है जो लिया जाता है पेंडुलम के द्वारा वन ऑसिलेशन को कंप्लीट करने में एंड रिमेन ऑलमोस्ट कांस्टेंट फॉर स्मॉल स्विंग्स। ओके, नाउ नेक्स्ट है थर्ड वाला, डिस्कस व्हाई लेंथ ऑफ पेंडुलम अफेक्ट्स इट्स टाइम पीरियड व्हाइल द मास ऑफ बॉब डज नॉट इंक्लूड एन एग्जाम्पल और एक्सपेरिमेंट रेफरेंस। देखो इसे हम बॉब कहते हैं ना, ये मैं ऑलरेडी समझा चुकी हूँ, तो वही याद दिया है। लॉन्गर पेंडुलम जो होगा उसका स्विंग स्लोली होगा तो ज्यादा टाइम लगेगा एक ऑसिलेशन कंप्लीट करने में, इसीलिए इंक्रीज कर देगा ये टाइम पीरियड को। बॉब का जो मास है ये इफेक्ट नहीं करता है स्विंग टाइम को। एक्सपेरिमेंट से पता चलता है कि पेंडुलम ऑफ इक्वल लेंथ बट डिफरेंट मासेस हैव द सेम टाइम पीरियड अंडर आइडेंटिकल कंडीशन। आइडेंटिकल मतलब एक जैसी कंडीशन में अगर सेम लेंथ का पेंडुलम रखा जाए, बॉब का मास चाहे कुछ भी हो, तो टाइम हमेशा सेम आएगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज डिफाइन स्पीड। स्पीड डिफाइन करना है, एक्सप्लेन करना है कि ये कैलकुलेट कैसे होता है, डिस्क्राइब करना है स्पीड, डिस्टेंस और टाइम के रिलेशन को विद सुटेबल एग्जांपल। सो स्पीड टेल्स हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट मूव। ये कैसे कैलकुलेट होता है? फॉर्मूला है स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन में टाइम। स्पीड, डिस्टेंस और टाइम जो है ये रिलेटेड है। सो इफ टू आर नोन थर्ड कैन बी कैलकुलेटेड। अगर दो हमें पता है तो हम तीसरा निकाल सकते हैं। एग्जाम्पल, एक कार 60 किलोमीटर 2 घंटे में जा रही है तो उसकी स्पीड कितनी होगी? 60 डिवाइडेड बाय 2, स्पीड डिस्टेंस अपॉन बाय टाइम, तो ये आ जाएगा 2 1 जा 2, 2 30 जा, तो 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड होगी कार की। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज कंपेयर यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन, एक्सप्लेन डिफरेंसेस यूजिंग रियल लाइफ एग्जांपल एंड गिव सिचुएशंस वेयर ईच टाइप ऑफ मोशन कैन बी ऑब्जर्व्ड। सो यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है? जब इक्वल डिस्टेंस इक्वल टाइम इंटरवल में कवर हो, जैसे ट्रेन मूव हो रही है स्टेडली और स्ट्रेट ट्रैक पे। नॉन यूनिफॉर्म मतलब जब स्पीड चेंज हो, डिस्टेंस वरी ओवर टाइम, नाउ लाइक अ कार इन ट्रैफिक। यूनिफॉर्म मोशन रेयर होता है डेली लाइफ में, नॉन यूनिफॉर्म कॉमन होता है। नाउ द लास्ट क्वेश्चन इज एक्सप्लेन व्हाई एवरेज स्पीड इज मोर यूजफुल देन इंस्टेंटेनियस स्पीड इन डेली लाइफ। एवरेज स्पीड ज्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? गिव सुटेबल एग्जांपल टू सपोर्ट योर आंसर। सो इंस्टेंटेनियस स्पीड जो होती है वो चेंज होती रहती है, सो इट इज डिफिकल्ट टू मेजर फॉर एंटायर जर्नी। एवरेज स्पीड जो है प्रैक्टिकल मेजर होता है, टोटल जो ट्रैवल टाइम लगा है, ट्रैवल परफॉर्मेंस है उसको। एग्जाम्पल, एक व्हीकल जो गाड़ी चल रही है वो स्लो डाउन होगी, कभी तेज होगी, कभी स्लो होगी, बट एवरेज स्पीड जो होगी हेल्प्स एस्टिमेट ट्रैवल टाइम एंड कंपेयर जर्नीज इफेक्टिवली।
So with this students, we are finally done with chapter number 7 and 8 of class 7th new NCERT of science curiosity. So अभी तक हमने 4 chapters की one shot summary देख ली है. Now in the next video I will try to cover social science. Okay? और कौन से chapter आ रहे हैं वो भी आप लोग मुझे बता दीजिए ताकि जल्दी से मैं वो भी cover कर लूँ. So we'll meet very soon. Till then please take care of yourself, keep learning, keep revising and don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.